नमस्कार, खबर अब तक के खास कार्यक्रम एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस खास बुलेटिन में खबर रफ्तार से भी देखेंगे आप और विस्तार से भी देखेंगे। सबसे पहले बात ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए अब सीरिया वाली नीति अपना रहा है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन के शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए सीरिया वाली नीति अपना रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर पूर्वी यूक्रेन के शहर में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को इलाके से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यूक्रेन में 100 से ज्यादा दिन से जारी युद्ध को लेकर जारी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को ने पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाकों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाके पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, इसी कारण रूसी सैनिकों ने इन्हें खदेड़ दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए फर्जी सैनिकों का पैदल मार्च निकालना रूस की पुरानी रणनीति है, जो उसने सीरिया में भी इस्तेमाल की थी। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने सीरिया के शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए बी कैटेगरी के जवानों को लगाया था। रूस को इस युद्ध से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके कई सैन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वर्तमान सरकार को हटाना इतना मुश्किल होगा। रूस जो चाहता था वो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन नीति जरूर रूस ने कई बार बदली है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी तक रूस कामयाब पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। क्या वाकई में सीरिया वाली नीति अपनाई जाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि संकेत तो मिल ही चुके हैं। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध है, तो क्या पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई बड़े खुलासे करेगा? पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें, इससे पहले लॉरेंस को स्पेशल सेल से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। इसके बाद स्पेशल सेल ने बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया। स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने लॉरेंस को पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा था। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के एक दूसरे मामले में ये रिमांड मांगा गया था। इसके बाद कोर्ट ने बिश्नोई को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। स्पेशल कोर्ट के आर्म्स एक्ट के तहत अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए बिश्नोई से और पूछताछ की आवश्यकता बताई गई है। दावा किया जा रहा है कि गैंग के अन्य मेंबर की तलाश में रेड की गई, लेकिन नहीं मिले। अभी अन्य राज्यों में भी रेड की आवश्यकता है। सेल ने कोर्ट को बताया कि आर्म्स एक्ट के केस में पूछताछ के चलते 3 नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। बिश्नोई को 5 दिन के रिमांड में पलवल, सोनीपत, बहादुरगढ़ लेकर गए हैं। स्पेशल सेल ने कहा कि बिश्नोई को सुरक्षा वजहों से पंजाब नहीं लेकर जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किल लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन रिमांड पर बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब लॉरेंस बिश्नोई को देने होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, जिसका शानदार आगाज आपने देखा था, लेकिन अब गेम्स शुरू हो चुके हैं और कौन सा राज्य कितनी बाजी मार रहा है ये भी धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। पहले दिन की बात करें तो हरियाणा का जलवा देखने को मिला है। हरियाणा ने पहले दिन 6 गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर 24 पदक जीते हैं। अब हरियाणा ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने यूथ गेम्स में पहले दिन 6 गोल्ड अपने नाम किए। इतना ही नहीं, हरियाणा ने कुल 24 मेडल पहले ही दिन अपने नाम कर लिए। साइकिलिंग में वृंदा यादव ने गोल्ड जीता है, तो वहीं रेसलिंग में साहिल जागलान ने गोल्ड जीता। हरियाणा में 6 रजत पदक और 12 कांस्य भी जीते गए। वहीं अंबाला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जिम्नास्टिक मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अगले 3 दिन जिम्नास्टिक के करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। पहले दिन अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधीर मित्तल मुकाबला देखने पहुंचे, जहां उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो मेरी जानकारी है कि बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही कायदे से इसका पूरा आयोजन किया गया है जिम्नास्टिक्स के स्पोर्ट के लिए। मैं उनका आभारी हूँ और मैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार हरियाणा कर रहा है। इस प्रतियोगिता के ज्यादातर मुकाबले अंबाला, पंचकुला और शाहबाद में खेले जाएंगे।
मामले में हरियाणा हमेशा से अव्वल रहा है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई है। आगे आगे कौन सा राज्य कितना आगे निकलता है ये सब कुछ सबके सामने होगा, लेकिन हरियाणा पूरे दमखम के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। ऐसे में वीरेंद्र सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में ही रहेंगे या किसी दूसरी पार्टी की ओर भी जा सकते हैं, इस सवाल पर इशारों में वीरेंद्र सिंह ने बड़े संकेत दिए, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर अपने शब्दों के घेरे में लिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह करनाल पहुंचे, जहां वीरेंद्र सिंह ने इशारों में साफ कर दिया कि बीजेपी में रहते हुए वो अपने मन का काम नहीं कर पा रहे। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। तो फिर क्यों छोड़ी क्यों कांग्रेस आपको? वो आपको जो पुराने पत्रकार है उनको पता है, मेरे साथ जो कांग्रेस ने किया वो आज तक इतिहास में किसी ने किसी के साथ नहीं किया। मेरा जो अपना मतलब मैंने कांग्रेस को क्या नहीं दिया, और कांग्रेस मैं ये भी नहीं कहता, अगर मेरे को वो नहीं कहते भैया हमने आपको मंत्री नहीं बनाना तो सारे मंत्री थोड़ा बनते हैं। वहीं इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो गांधी परिवार को रिप्लेस कर सके। बहरहाल पूरे पत्ते तो वीरेंद्र सिंह ने नहीं खोले हैं, ऐसे में देखना होगा उनका आने वाले दिनों में क्या स्टैंड रहता है। पिछले कुछ समय से वीरेंद्र सिंह बीजेपी से नाराजगी से जाहिर करते रहे हैं शब्दों के जरिए, लेकिन अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया कि वो बीजेपी में वाकई में पूरी तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं या दूसरी पार्टी की ओर जा सकते हैं। ये सवाल हमेशा उनके सामने आते हैं, लेकिन जवाब खुलकर वो नहीं दे पाते। आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में एक बार फिर से निकाय चुनाव में लगाए गए चुनाव प्रभारियों के साथ मीटिंग करने की बात सामने आई। निकाय चुनाव में जीत कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ने एक बड़ी रणनीति बनाई। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में चुनाव समिति के सदस्यों और निकाय चुनावों को लेकर बनाए गए प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया और सभी स्थानों पर बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा की। इसी के साथ ही ओपी धनखड़ ने राज्यसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जो है आगे की योजना के लिए 19 तारीख तक की योजना के लिए सभी चुनाव प्रभारी हमने लगाए हुए हैं। 46 सीटों पर उनको बुलाया था, और जो प्रदेश की भी चुनाव प्रबंधन समिति है उसको बुलाया था, और आगामी सारी योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं। बहरहाल ओपी धनखड़ ने बैठक में सभी को निकाय चुनावों पर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। पार्टी का एक कार्यकर्ता हर घर में पहुंचे और सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर वोट मांगे। बीजेपी जेजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको पटखनी दे, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी की जीत होती है तो एक बड़ी माइलेज बीजेपी के लिए हो जाएगी आने वाले वक्त के लिए भी, और जेजेपी तो साथ में है ही। आगे बढ़ते हैं। हिसार में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे थे। जनता दरबार उन्होंने लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इसी दौरान रणजीत सिंह एक्शन मोड में नजर आए। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए कि रणजीत सिंह क्यों एक्शन दिखाते नजर आए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह हिसार के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। काफी समय से बिजली की समस्या से लोग परेशान देखे गए। कई जगहों पर तो लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन कई जगह अधिकारियों की मनमानी से लोगों को समस्याओं से राहत नहीं मिली, जिसे लेकर रणजीत सिंह एक्शन मोड में नजर आए। जनता की समस्याओं का समाधान न करने पर बिजली निगम के अधिकारियों को मौके पर फटकार लगाई। इस दौरान देपल गांव के किसानों की शिकायत पर हांसी में तैनात एक्सीएन अनीश अरोड़ा को चार्जशीट किया गया, तो वहीं बाड़ोपट्टी गांव के लोगों की शिकायत पर एसडीओ का तबादला किया गया। 2018 दिसंबर तक जिन्होंने पैसा 30,000 जमा भर के हम सबको दे रहे हैं, वो हम जून तक कंप्लीट करें, और फिर हम नई तरीके से एप्लीकेशन देंगे। हिसार में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को लेकर भी बिजली मंत्री ने SPSR को आदेश दिए हैं। तुरंत प्रभाव से सदर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर एक्शन लिया गया है।
कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त के लिए भी वो अधिकारियों को साफ कहते नजर आए हैं कि अगर लोगों की समस्या कोई भी होती है तो सीधे अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमुनोत्री की। नेशनल हाईवे के डामटा के नजदीक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक यात्री बस खाई में जा गिरी। बस में सवार लोगों में से 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि 27 लोगों की जान इस हादसे में गई है। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बस में सवार कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यमुनोत्री के लिए जा रही बस खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। इलाज के संबंध में डॉक्टर से भी बातचीत की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सहायता राशि की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर ट्वीट कर शोक जताया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वाकई में दर्दनाक ही हादसा रहा है, लेकिन असल वजह इस हादसे की क्या रही है, ये जांच का विषय है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। ये पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में रफ्तार से और विस्तार से देख लीजिए आप। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया। नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित बयान पर मचे बवाल को शांत करने के प्रयासों के तहत रविवार को कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजने लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। नुपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बीच बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना ऐसे किसी विचार को मानती है और ना ही उसे प्रोत्साहन देती है। बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी किए गए इस बयान में किसी घटना या बयान का उल्लेख नहीं है। सिंह ने कहा था कि भारत के हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित और पल्लवित हुआ है। बीजेपी सर्वपंथ समभाव को मानती है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और भारत की किरकिरी विदेश में भी हुई है। कैसे, वो बताने का समय आ चुका है, क्योंकि जानकारी है कि बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान पर कतर ने नाराजगी जाहिर की है। अब इस पूरे मामले पर दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है और एक बड़ी जानकारी भी साझा की गई है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप पूरा मामला समझ लीजिए। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर कतर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिस पर दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई है, जिसमें धार्मिक शख्सियत पर भारत के व्यक्तियों के जरिए आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई। भारतीय राजदूत ने बताया कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये शरारती तत्वों के विचार हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुसार भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की निंदा करते हुए सभी धर्मों के सम्मान पर जोर दिया गया है। भारत कतर रिश्ते के खिलाफ जो निहित स्वार्थ हैं, वो इन अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग लोगों को उकसाने के लिए करते हैं। हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए, जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंध की ताकतों को कम करना है। तो भारतीय दूतावास की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या उस प्रतिक्रिया के मायने हैं, ये सभी समझना चाहते हैं, क्योंकि शरारती तत्व इस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब धर्म पर, किसी भी धर्म पर टिप्पणी होती है, उसके बाद क्या रिएक्शन हो सकता है, विदेशों में भी वो नुपुर शर्मा के बयान के बाद साफ हो चुका है।
रोहतक में पहरावर गांव की जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का भी मामले में फिर से बयान सामने आया है। क्या कहा मनीष ग्रोवर ने, जान लीजिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। रोहतक के पहरावर के लगभग 16 एकड़ विवादित जमीन पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है। ऐसे में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हैं। ब्राह्मणों को हर हाल में पहरावर की जमीन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साफ कर चुके हैं। ये जमीन ब्राह्मणों की है और दी जाएगी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहरावर की जमीन हम 100% देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूजनीय ब्राह्मण समाज को हम मानते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम ये जमीन देंगे, कोई रोक नहीं। दूसरी ओर 4 मई को सीएम की ओर से रोहतक में की गई जिला अदालत और अन्य सरकारी कार्यालय को शहर से बाहर ले जाने की घोषणाओं पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि उनके जिंदा रहते जिला अदालत को शहर से बाहर नहीं जाने देगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। कार्यालय शिफ्ट होकर रहेंगे, रोक कोई नहीं सकता। पहरावर गांव का मामला अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा है, लेकिन मनीष ग्रोवर ने जो बयान दिया है उसके बाद अब लग रहा है एक बार फिर से अरविंद शर्मा कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि पहरावर गांव की जमीन ब्राह्मणों को जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की धरपकड़ काफी तेज है। भावनाएं सिद्धू मूसेवाला की फैंस जो है वो उनकी जुड़ी हुई है इस पूरे मामले से। चाहता हर कोई है कि सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा पुलिस की पकड़ में और कानून बड़ी सजा दे। लगातार पंजाब पुलिस भी हरियाणा से हत्याकांड से जुड़े तमाम सबूतों को भी खंगाल रही है और कई लोगों को पकड़ भी रही है। एक बार फिर से हरियाणा के फतेहाबाद से एक और आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन संदिग्ध कैसे ये शख्स, आइए जानते 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद से एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स का नाम देवेंद्र उर्फ काला है। देवेंद्र उर्फ काला के खिलाफ फतेहाबाद के सदर थाना और पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। देवेंद्र उर्फ काला की धरपकड़ के बाद ही संदिग्ध चरणजीत और केशव का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक राजस्थान से बोलेरो गाड़ी लाने वाले नसीब खान ने फतेहाबाद में चरणजीत नाम के शख्स को गाड़ी हैंडओवर की थी और उसके बाद चरणजीत और केशव के साथ प्रियव्रत फौजी और अंकित जांटी सिरसा 25 मई को बोलेरो गाड़ी में निकले थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 8 दिन बीत गए हैं, मगर अब तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक जांच में ये बात पता नहीं चल सकी है कि मूसेवाला की हत्या किसने की। हालांकि मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत भी लगातार गर्मा गई है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते हुए किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। इसमें समय लग सकता है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप जिन पर लगे हैं वो देश में नहीं है और जिसने जिम्मेदारी ली है वो भी देश में नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर ये कड़ियां जुड़ती गई और जो बोलेरो गाड़ी में सवार थे हत्यारे उन तक अगर सही तरीके से पहुंचा गया और उनमें से जो गिरफ्तारी हुई है वो भी अगर वही शख्स होंगे तो जाहिर तौर पर जल्द ही सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात राज्यसभा चुनाव की करेंगे क्योंकि सरगर्मियां पहले से तेज हो चुकी थी और हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। अब कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर की भी लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं पवन कुमार बंसल और टी.एस. सिंहदेव को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला को हरियाणा का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया है। खड़गे के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। इसी क्रम में पवन कुमार बंसल और टी.एस. सिंहदेव को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला को हरियाणा का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस में राज्यसभा चुनावों के लेकर काफी खींचतान देखने को मिल रही है।
हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक इस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं। हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार ने नामांकन दाखिल किया है, तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन को मैदान में उतारा गया है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद राज्यसभा की जंग रोचक हो गई है। दरअसल ऑब्जर्वर का काम सीधे सीधे ये होगा कि सब कुछ ऑब्जर्व किया जाए, कौन विधायक पक्ष में है कौन नहीं है, ये भी ध्यान में रखा जाए। हालांकि कांग्रेस ये मानती है कि एकजुट उनके विधायक है और कांग्रेस के उम्मीदवार ही जरूर राज्यसभा जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं लग रहा। अब बात करेंगे बहादुरगढ़ की, झज्जर के गांव कासरी में देर रात एक युवक गायब हो गया, जिसका शव सुबह खेतों में मिला, जहां पर युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की थी, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में खबर रफ्तार से विस्तार से। हरियाणा के झज्जर के गांव कासनी में एक युवक का शव खेतों में फांसी के फंदे से लटका पाया गया। बताया गया कि युवक मानसिक तौर पर परेशान था। दरअसल युवक का नाम राहुल बताया गया, जो कि मानसिक तौर पर परेशान था। मृतक देर रात से घर से गायब था, जिसे परिजनों ने ढूंढा तो खेतों में शव पाया गया। पुलिस को शिकायत दी गई। मृतक की मां ने बताया कि राहुल पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान था, जिसके चलते उसने फांसी का फंदा लगाया, जीवन लीला खत्म कर ली। जांच अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मामले में हर एंगल से जांच जारी है। ये जी एक गांव कासनी के खेतों में ना एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन्नोफ राजगीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं। जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक परेशानी में था, इस कारण इसने फांसी खाई। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। तो पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अब क्या वाकई में मानसिक तौर पर अगर व्यक्ति परेशान था, उसने इसी वजह से आत्महत्या की है, या फिर इस आत्महत्या के पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है? पुलिस जांच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। डेरा मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी जाती है। इस पोस्ट के चलते डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। आखिरकार ये ट्विटर वॉर शुरू क्यों हुआ है, जान लीजिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम के परिवार के नाम एक चिट्ठी ट्विटर हैंडल पर वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा था, हमारे नाम पर परमार्थ लेने वालों की जानकारी हमें दें। हमने किसी को भी नहीं कहा कि संगत से दान इकट्ठा करें। इस पत्र को राम रहीम की बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। पत्र में लिखा था कि हमारा नाम लेकर लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। इसके बाद अब डेरा मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी गई है। इसमें लिखा है, डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई का काम करता है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना तो परमार्थ लिया गया है और ना ही किसी को कहा है। साथ संगत सचेत रहे। ट्विटर पर चल रही इस पोस्ट से तो ऐसा लग रहा है कि डेरा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं है। गुरमीत राम रहीम को लेकर पहले ही कई तरह की चर्चाएं रहती हैं, लेकिन डेरा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच अगर ट्विटर वॉर शुरू हो जाए तो ये कहां तक जाएगा, देखने वाली बात है। लेकिन जरूर डेरा समर्थक कंफ्यूजन में होंगे। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, जिसके चलते हर एक पार्टी अपना पैर जमाना चाहती है। विपक्ष पर हमलावर सत्ता पक्ष है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहते नजर आए कि सीएम जयराम ठाकुर रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणा कर रहे, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। ये घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। साथ ही कहा कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्जों के बोझ तले डूब रहा है। सीएम जयराम जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मिशन रिपीट करने के लिए बीजेपी तैयार है। हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी 3-4 महीने के बाद, और लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। और आजकल मुख्यमंत्री जो है गाना गा रहे हैं, बाबुल की दुआएं देती हैं। ये गाना वो अपने लिए गा रहे हैं,
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया है कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। हिमाचल की चुनावी रणभूमि में जंग काफी तेज हो चली है। ये जुबानी जंग है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, वार पलटवार भी हो रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता किस पर विश्वास करती है ये इस साल के अंत में मालूम हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अब हरियाणा की सियासत काफी गरमाई हुई है। नेता मंत्री दिग्गज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यहां भी वार पलटवार हो रहा है। इसी बीच अब हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर भेज चुकी है, जिस पर खूब बयानबाजी हो रही है। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता आज रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस के विधायकों में अक्ल की कमी है, न जाने किस बात की ट्रेनिंग वो रायपुर में ले रहे हैं। वहीं प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कतों को लेकर शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता का कहना है कि हमने जिस कंपनी को ठेका दिया था उसने जो सर्वे किया है उसकी वजह से प्रदेश को और ज्यादा टैक्स मिला है। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी में कुछ दिक्कतें आई है, वो भी जल्दी ही ठीक कर ली जाएगी। 33 लाख में से 2,52,000 ऑब्जेक्शन हमने दूर कर दिए, 13,000 बचे वो हम दूर कर देंगे। कुल मिलाकर अभी राजनीतिक हलचल तेज है। मौसम की गर्माहट ने और बयानों ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। बयानों का दौर तो चलता ही रहेगा। ऐसे में इंतजार करना होगा चुनावी परिणामों का, जब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 मिनट पर रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला खबरों तक पर लगातार जारी है। फिर मिलेंगे और खबर रफ्तार से विस्तार से दिखाएंगे।